नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला जो एग्जाम होगा आपको अधिक से अधिक मदद दिलाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा में अध्यक्षता किया था और दूसरी कार्यकाल के लिए 1939 में भी वो क्या किए थे, उनको चुना गया था, चुनाव जीत लिए थे और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता किया था। और वो जब जीत लिए थे अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो किसको हराया था? पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो कि महात्मा गांधी के ने इन हार पर कहा भी था कि ये हमारी हार है। पट्टाभी सीतारामैया का हार जो है हमारी हार है। इसी कारण से और ये सुभाष चंद्र बोस जो है क्या किए थे, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा का स्थापना किसने किया था? अवध किसान सभा का स्थापना बाबा रामचंद्र दास ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्र दास। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो नायक था खान अब्दुल गफ्फार खान था। कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी थे। क्लियर? खान अब्दुल गफ्फार खान को खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती का गठन भी किया था नामक आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। तो एक पख्तून नाम का जो है पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित किया था। पख्तून क्या प्रकाशित किया था? पख्तून नामक पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशित किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। भारत माता की जो पेंटिंग चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसी को प्रेरणा के लिए क्या किया थे? भारत माता का पेंटिंग जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था। तो क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना है? यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी थे? 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का प्रबल विरोधी कौन थे? तो प्रबल विरोधी जो थे मोतीलाल नेहरू एवं CR दास थे। तो ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है?
भारत में पहला सॉरी भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो धूम्रपान मुक्त राज्य जो है हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक एक कथन को हमको देखना पड़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार में ही है। ऑप्शन एक सही है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र जो है लद्दाख में ही है। ऑप्शन 2 भी सही हो गया। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है, बिनिया जलप्रपात मेघालय में है। तो बिनिया जलप्रपात जो है ये भी मेघालय में है, अर्थात ऑप्शन 3 भी सही है। तो क्या हो जाएगा? कथा सत्य की खोज करना है, तो सत्य जो हो जाएगा एक से अधिक हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया होगा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में है, बिनिया जलप्रपात मेघालय में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगुती मंदिर कहाँ है? मेगुती मंदिर जो है कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड सिटी किसे कहते हैं? डायमंड सिटी जो है सूरत को कहा जाता है दोस्तों। सूरत गुजरात में पड़ता है, डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है, क्योंकि हीरा का जो तराशा जाता है हीरा का जो तराशा जाता है वो सूरत में ही तराशा जाता है और पूरे मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में भेजा जाता है। क्लियर। इसीलिए डायमंड सिटी के नाम से सूरत को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो चुटका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चुटका परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए भोपाल भी मध्य प्रदेश में ही आता है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ है? भारत में तिब्बती बौद्ध मंदिर जो है, भारत में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तिब्बती जो है बौद्ध स्वर्ण मंदिर कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन को हमको चर्चा करना पड़ेगा। तो कथन है, बीदर का किला कर्नाटक में है। तो बीदर का किला जो है कर्नाटक में ही है। कहाँ है? बीदर का किला कर्नाटक में है। सही है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय नई दिल्ली में है। तो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय जो है कहाँ है? नई दिल्ली में है। ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन सही हो गया। क्या क्या? बीदर का किला कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में है, बिल्कुल सही। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय नई दिल्ली में है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू पोस्तो। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलू पोस्तो पारंपरिक व्यंजन कहाँ का है? आलू पोस्तो जो है पारंपरिक व्यंजन जो है कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। क्लियर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप सांची स्तूप कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरहुत स्तूप और सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भरहुत स्तूप, सांची स्तूप दोनों जो है मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊपरकोट, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं कहाँ है? ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं जो है जूनागढ़ में है। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं जो है जूनागढ़ के पहाड़िया में है। क्लियर? और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में एक वर्ष में औस, बोरो, अमन, धान की फसलें उगाई जाती है? देखिए, कहता है किस राज्य में एक वर्ष की चर्चा कर रहा है, एक वर्ष की चर्चा कर रहा है और कहता है औस, बोरो, अमन, धान की फसलें उगाई जाती है। चार जो है फसल है, औस है, बोरो है, अमन है और धान है। ये चार फसलें जो उगाई जाती है तो कहाँ उगाई जाती है? उड़ीसा में उगाया जाता है दोस्तों। कहाँ उगाया जाता है? उड़ीसा में उगाया जाता है। ऑप्शन एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? कहता कौन सा राज्य जो है पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड बना है। कौन बना है? ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, इसलिए जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं सभी वीडियो आप देखिए। एक एक वीडियो में आपको जो है सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाएगा, इसलिए सभी वीडियो आप देखिए और सफलता को निश्चित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक कथन हमको देखना पड़ेगा। विजय स्तंभ राजस्थान में है। बिल्कुल जो है विजय स्तंभ जो है राजस्थान में है। क्लियर? विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में पड़ता है और ये राजस्थान में पड़ता है। क्लियर? दूसरा है कि सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ श्रीनगर में है। सूफी धर्म स्थल चरार ए शरीफ जो है श्रीनगर में ही है। बिल्कुल ये सही है। तीसरा ऑप्शन है, भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो भारत जो है बिल्कुल 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, यह भी सही है। अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विजय स्तंभ जो है राजस्थान में है, यह भी सही है। और सूफी धर्मस्थल चरार ए शरीफ श्रीनगर में है और भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ये अर्थात तीनों ऑप्शन जो है सही हो गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है और ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और कृष्ण प्रथम जो थे राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजा थे, अर्थात राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का जो है निर्माण कैसे हुआ? तो सेनोजोइक में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा, सेनोजोइक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओ सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? यहाँ और लिखा गया दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित है? निम्न में से कौन सुमेलित हो जाएगा? तो निम्न में से कौन सुमेलित हो जाएगा? तो एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। निम्न में कौन सुमेलित है? तो शाहजहांनामा पुस्तक है, जिसका लेखक जो है कौन है? इनायत खान है। तो बिल्कुल ये जो है लेखक जो है इनायत खान है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान है। क्लियर हो गया होगा? दूसरा है शाहनामा। शाहनामा के लेखक कौन है? शाहजहां है। तो बिल्कुल ये नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी।
क्लियर। तीसरा ऑप्शन है तबकात ए अकबरी का लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद है। तो तबकात ए अकबरी का लेखक जो है निजामुद्दीन अहमद है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात ए और सी जो है वो दो सही है और बी नंबर जो है गलत है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। तो क्लियर हो गया होगा। तो सुमेलित का चर्चा करना था तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ में कपास की खेती, मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है, कपास की खेती संभवतः होती थी। मेहरगढ़ में जो संभवतः कपास की खेती होती थी कब होता था? 7000 साल पहले, 7000 वर्ष पूर्व जो है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्लियर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो मिट्टी का जो बर्तनों का पता लगाया गया था वो नवपाषाण काल में लगाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, नवपाषाण काल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में कहाँ अग्नि वेदियां पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में जो है अग्नि वेदियां जो है कहाँ पाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदियां जो है कालीबंगन एवं लोथल में पाया गया है। कालीबंगा एवं लोथल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदियां कहाँ पाई गई है? तो कालीबंगा एवं लोथल में पाया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ एवं गुरु ग्रंथ साहिब का जो है संकलन जो है किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु अर्जुन देव जो थे कौन थे? सिखों के 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे। क्लियर हो गया होगा। जिनको जानते होंगे कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर जो है क्या किया था? फांसी पर चढ़वा दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान में जो है नागरिकता संबंधी जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। 5 से 11 के बीच में जो है नागरिकता संबंधी बातें कही गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया जो है प्रारंभ जो होती है वो मुख से होता है, अर्थात मुंह से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और छोटी आंत में जो है अंतिम रूप से जाकर के भोजन पचता है। तो अंतिम रूप से अगर भोजन पचेगा तो कहाँ पचेगा? छोटी आंत में। और जब भोजन पचने के प्रारंभ होता है तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत में जो संसद का जो संयुक्त बैठक होता है दोस्तों, संयुक्त बैठक उसको कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों मिल करके बैठक करता है तो उसको बुलाता है राष्ट्रपति। जब बुलाने की चर्चा होता है कि जब संसद का संयुक्त बैठक की सत्र होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन अध्यक्षता की जब बात होता है, जब अध्यक्षता उसका करने की बात आता है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। अर्थात क्या हो जाएगा? इसका आंसर स्पीकर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। तो भारत में संसद के संयुक्त बैठक की संयुक्त सत्र का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है, जबकि संयुक्त बैठक को जो बुलाने की प्रक्रिया करेगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद की जननी किसे कहते हैं?
संसद की जननी जो है किसे कहते हैं? संसद की जननी ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि संसद का जो निर्माण हुआ था, संसद का जो सबसे पहले प्राचीन काल में हुआ था, सबसे पहले जो है ब्रिटिश में ही हुआ था, अर्थात ब्रिटिश संसद को यह संसद की जननी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान संसद का भी जो निर्माण हुआ है ब्रिटिश संसद के सहयोग से ही हुआ है। अर्थात क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जो है भारत में सदियों तक जो है शासन करते आया है। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो संसद की जननी ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन की चर्चा करेंगे हम लोग। तो ऑप्शन ए है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, और ये 1976 ईस्वी में हुआ था। तो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, और इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये बिल्कुल जो है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो ये भी क्लियर रखिएगा। तो उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा? तीनों ऑप्शन सही हो गया, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? प्रारंभिक वैदिक काल जो चल रहा था उस समय धनवान व्यक्ति को जो है गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमत। सही कर लीजिएगा आप लोग, गोमत हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, गोमत। क्लियर? तो कहता प्रारंभिक वैदिक काल में जो है धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। और अभी जो है धनवान व्यक्ति को अमीर कहा जाता है, रिच पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि कुल कितने वेदांग है? वेदांगों की संख्या पूछ लिया है। तो वेदांगों की संख्या जो होता है वो 6 होता है। कुल वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है, अर्थात ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो उपर्युक्त क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर? वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। और वेद की संख्या कितना है? 4 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो का जब विशाल स्नानागार था वो आयताकार था। क्या था? आयताकार था। क्लियर? तो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार थी उसका आकृति जो है आयताकार था, अर्थात ऑप्शन आयताकार नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका भी नन ऑफ दिस होगा आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति आयताकार होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद के बाद अथर्ववेद। ये 4 वेद जो है सबसे प्राचीन है। और सबसे अंत का जो वेद है, सबसे प्राचीन वाला जो अंत का वेद है अथर्ववेद होता है। क्लियर? और सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे पहला वाला जो वेद है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद कौन आया? यजुर्वेद आया। यजुर्वेद के बाद कौन आया? सामवेद आया। और सामवेद के बाद अथर्ववेद, अर्थात अंतिम का वेद जो है, सबसे अंत वाला वेद अथर्ववेद है। क्लियर हो गया होगा? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। तब तक के लिए पढ़िए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।